मैसूर का उत्थान एवं पतन आज तक इसके पहले के वीडियो में देखा किस तरह से हैदर अली ने मैसूर के राज्य को स्थापित किया। एक छोटे से सिपाही के रूप में चलते हुए अपने आप को मैसूर का सुल्तान बनाया। उसके बाद लड़ते हुए मारा गया। बीच में युद्ध में उसका लड़का टीपू सुल्तान बना। इसे पढ़ाया लिखाया था, हैदर अली ने पढ़ा लिखा था और इसने शस्त्र विद्या सीखी थी, कूटनीति सीखी थी। अब हम बात करें कि जो संपूर्णता हुई टीपू के मरते ही मैसूर राज्य समाप्त हो गया। हैदर अली से चालू हुआ, टीपू सुल्तान पे समाप्त हुआ। जो एक तरह से कहें 5 मई 1799 को मैसूर राज्य समाप्त हो जाता है। यह राज्य जो हैदर अली ने प्रारंभ किया था, यह लगभग 35 वर्षों तक चलते रहा। या हम कहें 1760-62 से लेकर के यह 1799 तक की स्थिति थी। और इसमें दक्षिण की तीनों शक्तियां शामिल हुई, बढ़ने में भी और नष्ट करने में भी। पहले तो जब अंग्रेज़ों के साथ निज़ाम और मराठे एक हुए तो अंग्रेज़ों के इस संगठन को तोड़ने में हैदर अली सफल हुआ था। लेकिन लालच के द्वारा यह सब लंबे समय तक एक साथ नहीं रहे। हैदर अली के मरने के बाद टीपू के साथ भी यही हुआ। तीनों शक्तियां एक साथ हो गई। हैदराबाद के निज़ाम, मराठे, अंग्रेज और तीनों मिलकर के एक साथ आक्रमण करके पूरे मैसूर को बर्बाद कर देते हैं। यह मैसूर पर अधिकार होने के बाद बेलेजली नहीं चाहता था कि राज्य में मिलाया जाए, क्योंकि इसे करने पर निज़ाम और मराठों को भी बांटना पड़ता। टीपू के पुत्रों को भी मैसूर की गद्दी पर नहीं बैठाया जा सकता था। इसलिए बेलेजली ने श्रीरंगपट्टनम, कनारा, कोयम्बटूर और धारापुरम के प्रदेश कंपनी के अधिकार में कर लिए। गुंटी, गोरुकोंड, चित्तल दुर्ग के प्रदेश हैदराबाद के निज़ाम को दे दिया। गुंटी, गोरुकोंड और चित्तल दुर्ग हैदराबाद के निज़ाम को दे दिया। मराठों को उत्तर पश्चिम में कुछ क्षेत्र देने का प्रस्ताव किया। मराठे इसे नहीं लिए तो इसे भी अंग्रेज़ और निज़ाम ने आपस में बांट लिया। मैसूर का जो मध्य भाग था, जो प्राचीन हिंदू राज्य वंश से जिसने हैदर अली ने छीना था,
उसी राजवंश के एक व्यक्ति चमराज को 2 वर्षीय पुत्र कृष्णराज वाडियार तृतीय को दे दिया। चमराज के पुत्र कृष्णराज वाडियार को दे दिया, जो 2 साल का था, और वो अंग्रेज़ों के अनुसार सहायक संधि स्वीकार कर लेता है। अब इस बच्चे ने 22 लाख रुपया वार्षिक खिराज देने का निश्चय कर लिया। वहाँ अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त हो गए। टीपू के बच्चों को बंदी बनाकर भेज दिया गया कोलकाता। इससे अंग्रेज़ों को बहुत फ़ायदे हुए। अब बहुत छोटा सा मैसूर राज्य रह गया, बाकी सब पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। मैसूर राज्य ब्रिटिश राज्य से घिर गया। टीपू के पतन को इंग्लैंड और भारत में बहुत महत्व दिया गया। दोनों देशों के ईसाई गिरजाघरों में अंग्रेजी राज्य के सबसे बड़े शत्रु टीपू को नष्ट करने के लिए उसके उपलक्ष्य में ईश्वर को धन्यवाद दिया गया गिरजाघरों में। इंग्लैंड में तो बेलेज़ली को इस उपलब्धि में कि उसने टीपू को हराया है, मारविक्स की उपाधि दी गई। यह सब किया गया मैसूर के लिए। अगर हम इसके अंग्रेज़ों के इस नीति की समीक्षा करें तो पाते हैं कि टीपू की बढ़ी हुई शक्ति को कुचलने के लिए ट्रावंकोर पर टीपू के आक्रमण का बहाना बना करके टीपू पर आक्रमण किया गया था, लेकिन श्रीरंगपट्टनम में भी वही काम किया गया। बेलेज़ली में ने भी टीपू से युद्ध करने का निर्णय लिया था, जिसके लिए कोई कारण नहीं था सही केवल फ्रांस का भय था, और वह भी केवल मस्तिष्क में चल रहा था अंग्रेज़ों से, इसलिए किया गया था। बहुत सारे भारतीय राजाओं ने अपनी सेना में फ्रांसीसियों को रखा था, लेकिन उसी फ्रांसीसियों को रखने के कारण जिस तरह टीपू को गोली मारी गई, वैसा और राजाओं के साथ नहीं किया गया जो भारत में थे। बेलेज़ली ने बहाने में कहा, अपने तर्क में कहा कि वह तो केवल अपने सिद्धांतों पर लड़ रहा था, ना कि टीपू की बढ़ती हुई शक्ति के कारण। टीपू के प्रति पर्याप्त सहनशीलता और सहानुभूति दिखाई गई अंग्रेज़ों द्वारा, ऐसा बेलेज़ली ने कहा। बेलेज़ली ने कहा कि उसी के कारण उसे तीसरे मैसूर युद्ध में गद्दी से नहीं हटाया गया, लेकिन ऐसी वास्तविकता नहीं है। निरंतर अंग्रेज़ों के प्रति विरोधी भाव प्रदर्शित करने के कारण कहा गया कि हमने इसे दंडित किया, लेकिन यह भी सही नहीं है। अंग्रेज वास्तव में फ्रांसीसियों के काल्पनिक भय को लेकर के टीपू सुल्तान को पराजित किया था। वास्तविकता इतनी थी।
कारण बहुत सारे गिनाए जाते हैं, बहुत सारे तर्क दे दिए जाते हैं, युद्ध जीतने के, युद्ध हारने के, लेकिन वास्तविकता जो होती है वो सामने आती है। वास्तविकता तो साफ दिखती है कि पूरे राज्य को नष्ट कर दिया गया और अभी भारतीयों को दिखाने के लिए एक भारतीय नरेश को ही वहाँ बना भी दिया गया। यह एक सोची समझी नीति के तहत थी अंग्रेज़ों की। अगर इसमें टीपू की बात करें तो टीपू स्वाधीनता का समर्थक था, अंग्रेज़ों के प्रति घृणा थी, महत्वाकांक्षी था और टीपू में प्रतिभा, कूटनीति, दांव-पेच, राजनीतिक सब कुछ था। फ्रांसीसियों पर बहुत अधिक भरोसा किया। शायद यह टीपू के लिए बहुत अच्छा नहीं हुआ। टीपू ने अपने पड़ोसियों से सहायता नहीं ली, यह टीपू की सबसे बड़ी भूल हुई। अंग्रेज़ों की विजय होने में हैदराबाद के निज़ाम और मराठे ही सबसे अधिक सहयोगी सिद्ध हुए, लेकिन यह बात टीपू ने नहीं सीखा और टीपू ने अपने पड़ोसियों से इस तरह समझौता नहीं किया। यह माना जाता है कि टीपू के राज्य में किसान सुखी थे, कृषि उन्नति दशा में थी, व्यापार अच्छा था, बढ़ा चढ़ा था और सुधारवादी शासक था, बहुत अधिक सुधार किए। लेकिन यह भी माना जाता है कि वह बहुत निर्दयी और धर्मांध था। बोरिंग ने लिखा है कि 1784 ईस्वी में कनारा और मालाबार के क्षेत्र जब उसने प्राप्त किए तो वहाँ के आसपास के लगभग 30,000 ईसाइयों को निकाल दिया और अपने हरम के लिए इन ईसाइयों की पुत्रियों की मांग की थी, जो ईसाइयों ने नहीं माना। तो टीपू ने उन ईसाइयों के नाक कान काट दिए, ऊपर के होंठ कटवा दिए, उन्हें गधों पर उल्टा बैठाकर शहर में घुमाया, यानी ईसाइयों को अपमानित करने के लिए उन्हें पूंछ की तरफ मुँह करके बैठा के घुमाया। इस तरह की बातें बोरिंग लिखता है 1784 में। हो सकता है इसमें कुछ सत्यता हो और यह भी सत्य है कि गैर मुसलमानों के प्रति अमानवीय रहा हो, लेकिन पूरी तरह सत्य नहीं हो सकता। बोरिंग ने लिखा है कि टीपू की मृत्यु से पहले जब उसने देखा कि उसका पतन निश्चित है तो उसने ब्राह्मणों के मंत्र उच्चारित करवाए, प्रार्थना की। तो मान सकते हैं इस्लाम में सहनशीलता भी थी, इस्लामिक था फिर भी सहनशील भी था। कहते हैं कि टीपू की सेवा में पूर्णिया और कृष्णराव जैसे हिंदू शासक भी थे, जिन्हें टीपू के शासनकाल में अनेक उच्च और उत्तरदायी पद दिए गए थे। तो यहाँ अगर मान लिया जाए कि अगर ईसाइयों के प्रति निर्दयता थी
और असहिष्णुशील था, तो फ्रांसीसी भी तो ईसाई ही थे और उनसे मित्रता कैसी थी, उसी मित्रता से अंग्रेज़ घबराए हुए भी थे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यह टीपू के बारे में जो कुछ भी कह रहा है पूर्ण सत्य नहीं है, अर्ध सत्य हो सकता है। दूसरी विधा ये भी हम बता सकते हैं, कह सकते हैं, जो हमारे अभी तक के युद्ध के इतिहास है वह लूटपाट का दिखाई देता है। विजयी राजा को लूट लो, विजित राजा को विजयी राजा ने लूटा है। जो हारा है वो लूटा है, जो हारा है उसे फूंका गया, जलाया गया, उसकी लाइब्रेरी नष्ट की गई। और एक बार नहीं, अनेक ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं। और स्वाभाविक है कि जब अंग्रेज सामने थे और अंग्रेज ही लड़ रहे थे, अंग्रेज ही संगठन कर रहे थे मराठों के प्रति, मराठों के साथ, निजाम के साथ, तो अंग्रेज़ों से मूलभूत शत्रुता थी। और स्वाभाविक है कि युद्ध में ईसाइयों को टारगेट किया गया हो, अंग्रेज या इंग्लैंड के ईसाइयों को, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। संक्षेप में एक लाइन में कहा जा सकता है कि टीपू विद्वान था, कूटनीतिक था, लेकिन थोड़ा सा पड़ोसियों के प्रति व्यवहारिक नहीं था। शायद उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बना। अगर उसने पड़ोसियों को मिला लिया होता तो ऐसी स्थिति शायद नहीं आती। आज यहीं तक। अगले वीडियो में अगले किसी क्षेत्रीय राज्य के बारे में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।